ठीक है सर। ब्रांच अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे सर। क्या है ये ब्रांच अकाउंटिंग? पहले इसका मीनिंग अपने लोग समझते हैं सर। ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अब ये जो थर्ड है ना, ये आप लोगों का पूरा पार्टनरशिप से रिलेटेड है और थोड़ा यूनिक है। ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है, हायर परचेस क्या होता है, ये अपने लोग को समझना है। ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब समझिए। ब्रांच अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? आप लोग बहुत सारा ब्रांच देखे होंगे, है ना, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता भैया ब्रांच का मतलब क्या होता है। ब्रांच का मतलब क्या होता है बताइए। एक कंपनी रहती है, जैसा एसबीआई। एसबीआई बैंक है, तो ये क्या है? एक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है। ये एसबीआई का क्या है सर? एक सेंट्रलाइज बैंक होता है, ये एक सेंट्रलाइज ऑफिस है ना, जिसको क्या बोलते हैं सर? हेड ऑफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड ऑफिस। अब इसका ऑल ओवर इंडिया में कितना ब्रांच है? ह्यूज, बहुत सारा है। कितना ब्रांच है चलिए चेक करते हैं, पता करते हैं ना सर कि एसबीआई का टोटल ब्रांच कितना है। अगर चेक करते हैं सर, एसबीआई टोटल ब्रांचेस इन इंडिया, कितना ब्रांचेस है? SBI has 24,000 branches in India. In the financial year 12-13, it has revenue of around 2.5 trillion, almost 28 billion dollar है सर. Former associate bank SBI acquired the control of 7 banks in 960. SBI group इतना इतना है, वो छोड़ो, इतना ATM है उसका. लेकिन ब्रांच कितना है सर? 24,000 ब्रांचेस है सर. अब मेरे को एक बात बताइए भैया, ये 24,000 ब्रांचेस को मैनेज करना है कैसे पॉसिबल है एक कंपनी के लिए? एक कंपनी इतना बड़ा एंटिटी को कैसे करके मैनेज कर रहा है सर? हाउ, कैसे करते हैं? उसके डिटेल में जाइए। ये मेरा एक हेड ऑफिस है। अब इसका इन लोग क्या कर दिया सर? 5 रीजन बना दिया। क्या बना दिया? 5 रीजन बना दिया। ये कैसे कंट्रोल करता है वो समझिए। ये मेरा हो गया ईस्टर्न रीजन, ये मेरा हो गया वेस्टर्न रीजन, ये हो गया नॉर्थ रीजन, ये हो गया मेरा साउथ रीजन, और ये मेरा हो गया सेंट्रल रीजन। समझ रहे हैं? इस तरह से 5 जोन बना दिए, और हर जोन जो मेरा ईस्टर्न जोन है, इसके अंदर में फिर क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होगा, है ना भाई। इसमें क्या क्या आ गया? असम आ गया, मेघालय आ गया, है ना सर, सिक्किम आ गया, हमारा वेस्ट बंगाल आ गया, जितना ईस्टर्न है वो यहां आ गया। अब ये वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल का एक मेरा ईस्टर्न ऑफिस हो गया, इसको क्या बोलेंगे? स्टेट हेड ऑफिस। ये मेरा एक हेड ऑफिस हो रहा है। अब इसके अंदर में स्टेट के अंदर में वेस्ट बंगाल के बाद में फिर क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट सिटी, है ना सर। सिटी होता कि नहीं होता है? अब सिटी में क्या है? बहुत सारा है सर। हुगली है, हमारा कोलकाता है, और भी सिटी आएगा। अब ये कोलकाता तो एक सिटी है सर, एक सिटी का अपना हेड ऑफिस हो गया। अब ये सिटी के अंदर में क्या आता है? मल्टीपल एरिया पिन कोड के हिसाब से, है ना भाई। मौलाली, डांकिनेश्वर, है कि नहीं है, मानिक तल्ला, रीपन एशिड, अनलिमिटेड है कि नहीं है बताइए। और ये कौन है? ये सारा ब्रांच है। ये सारा क्या है? ये सारा ब्रांच है। यही ना सर। आप देख रहे हो किस तरह से शाखा बना। भी तो हम सिर्फ एक ही का लिए हैं सर, एक ब्रांच है और इसके ऊपर में इस तरह से आएगा, राइट। आप देखो ये हायरार्की कितना ह्यूज होगा, कितना बड़ा होगा। और सबका एक कंट्रोलिंग का एक बंदा है, एक बंदा ऊपर में रहेगा जो कंट्रोल करेगा, जिसको क्या बोलते हैं? हेड ऑफिस। क्या बोलते हैं? हेड ऑफिस। क्लियर है? तो आप अगर आप बैंकिंग सेक्टर में गए, बैंकिंग सेक्टर में गए, आप मैनेजर का पोस्ट में गए, कौन सा मैनेजर? ब्रांच मैनेजर का पोस्ट में जाते हैं, तो उसके लिए आप एमबीए करते हैं। क्या करते हैं? एमबीए क्वालिफाइड हो जाने के बाद में आप क्या करोगे सर? अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो आपको बैंक का पहले असिस्टेंट मैनेजर बनाता है, फिर प्रमोशन देके डिप्टी मैनेजर बनाता है, उसके बाद आपको
ब्रांच मैनेजर बनाता है। तो ब्रांच मैनेजर का बेसिक काम क्या है सर, ये जो मेरा मौला अली है इसका एक हेड बंदा है, एक हेड बंदा है जो क्या है बीएम है। ये ब्रांच मैनेजर का काम क्या है, इस ब्रांच को हैंडल करना। इस तरह से जितना भी एरिया है, जितना भी एरिया है, हर एक ब्रांच में एक हेड है, वो हेड का नाम क्या है, ब्रांच मैनेजर। हर एक हेड है, समझ रहे हैं। अब ये सारा हेड किसको रिपोर्ट करेगा, जो मेरा कोलकाता का हेड ऑफिस है। एसबीआई का हेड ऑफिस कहां है, डलहौजी पे है। एसबीआई का सर बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, देखेंगे एकदम बड़ा बिल्डिंग। जितने भी बैंक है ऑलमोस्ट सबका हेड ऑफिस डलहौजी में है सर। तो हेड ऑफिस भी एसबीआई क्या कर लिया, अपना हेड ऑफिस कर लिया। इसका मतलब ये हेड ऑफिस कितना कंट्रोल करेगा, जितना भी कैलकाटा में, जितना भी कैलकाटा में एसबीआई का ब्रांच है वो सब रिपोर्ट किसको करेगा, हेड ऑफिस को। समझ रहे हैं। और जितना भी हेड ऑफिस है, जितना भी सिटी का हेड ऑफिस है वो अल्टीमेटली किसको रिपोर्ट करेगा, स्टेट का हेड ऑफिस को। किसको रिपोर्ट करेगा, और जितना भी स्टेट का हेड ऑफिस है वो अल्टीमेटली सब कंबाइंड करके अल्टीमेटली किसको रिपोर्ट करेगा, जिसको जोनल मैनेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये तो ब्रांच मैनेजर तो टुट्टा है, ये तो छोटा मोटा आदमी, ब्रांच मैनेजर। ब्रांच से फिर किसका हो गया, हेड ऑफिस का मैनेजर कौन है भाई साहब, हेड ऑफिस है फिर किसका जाएगा, स्टेट मैनेजर कौन है, स्टेट ब्रांच मैनेजर कौन है, मेरा स्टेट का मैनेजर कौन है। ये सब इंटरनल बॉडी, ये सब एडमिन का पार्ट है। ये तो वर्क स्टेशन हो गया, तो काम संभाल रहा है। और ये कौन हो गया, कंपनी का एडमिन का पार्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इन लोग। फिर अल्टीमेटली किसके पास जाता है, ऐसा जोनल के पास जाता है, जोनल मैनेजर के पास जाता है। फिर जोनर के बाद अल्टीमेटली किसका आएगा, यहां पर एक बॉस खड़ा है जो अल्टीमेटली कौन है, मेरा सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी आप बोले, ये एक बंदा खड़ा है जो कि पूरा रीजन को कंट्रोल कौन करेगा, ये कंट्रोल करता है। एसबीआई का कोई भी पॉलिसी लाना है तो इन लोग पूरा मीटिंग डिसाइड करके, जितना भी ब्रांचेस सब में क्या होता है, सेम पॉलिसी मेंटेन होता है। इस तरह से कंट्रोल करते हैं अपने लोग। इस तरह से एसबीआई बैंक 24,000 बैंक को कंट्रोल करता है। एसबीआई अपना 24,000 ब्रांच को कंट्रोल करता है बाय दिस प्रिंसिपल्स। क्लियर है। अब यहां समझना क्या है, ऑब्वियसली सर वो थोड़ी ना करेगा, उसके पास लोग है ना सर, उसके पास उतना टाइम है कि वो सबका अकाउंटिंग चेक करेगा सर। वो हाई पावर है, हाई पावर लोग कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इस तरह चेक नहीं करते हैं, जरूरत बेसिस में करवाते हैं, जरूरत बेसिस में। उनका काम है डिसीजन लेना, उनका काम क्या, बिजनेस कहां तक आगे बढ़ना है, क्या करना है, किससे प्रोजेक्ट लेना नहीं लेना, उनका काम है डिसाइड करना। दे आर द बेसिक डिसीजन मेकर अपने लोग जिसको बोलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को कंट्रोल करता है। समझ रहे हैं। मैनेजर को तो वो काम असाइन कर दिया कि भैया पॉलिसी लेके आए, इंप्लीमेंट करवाना मैनेजर का काम है। इंप्लीमेंट करवाना किसका काम है, मैनेजर का काम है। बिजनेस देना किसका काम है, मैनेजर का काम। दिशा देना, आगे बढ़ाना, वो किसका काम है, डायरेक्टर का काम। क्लियर है। अब यहां पर सीन क्या है सर, यहां पर सीन है कि हमको इस बंदा का बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए। किसका चाहिए, हमको पूरा एसबीआई का बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए। एसबीआई का बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनेगा, अभी तो सब जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट है सब क्या है, इंटरलिंक है, सब सॉफ्टवेयर बेस्ड है। और बैंक का सॉफ्टवेयर तो काफी ह्यूज रहता है सर, नहीं रहता है सर। आप तुरंत कहीं भी एटीएम से आप पैसा निकाल लीजिए, तुरंत ही आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। और वो इन पूरा नेशनल लेवल पे हर एक अकाउंट से, हर एक एसबीआई अकाउंट से आपका क्या होगा, आपको अमाउंट बता देगा। किस लेवल का सिस्टम है सोचिए। आप पैसा निकाले ब्रांच के एक एटीएम से, आपका बैंक अकाउंट में तुरंत एसएमएस आ जाता है, आपका अमाउंट तुरंत डिडक्ट हो जाता है। आप रहते हैं कैलकाटा ब्रांच में, लेकिन आप मुंबई घूमने गए, वहां पे पैसा विड्रॉ किए, नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना पैसा विड्रॉ, आप एटीएम से निकाल नहीं सकते हैं पैसा ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन यहां तक इंफॉर्मेशन चला जाता है कि भैया अगला पैसा विड्रॉ किया है उस बैंक से, मुंबई से। कैसे, हाउ, यूपीआई बैंक का उस लेवल का सिस्टम है, आपको उस तरह का फैसिलिटी देता है। तो बैंक का जितना भी अकाउंटिंग है सब रियल टाइम में मिल जाता है। कौन सा टाइम पे, रियल टाइम में मिल जाता है। वो रियल टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रियल टाइम में मेंटेन करती है। और वो सब इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसको ईआरपी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईआरपी सिस्टम बोलते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम हो गया था। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है
कि जो मौला अली में जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है वही सब जितना भी सॉफ्टवेयर यूज होता है, सब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है, यही सेम सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। मौला अली का जो ब्रांच मेंटेन हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर यूज करता है, मालिक तल्ला भी वही सॉफ्टवेयर यूज करता है। तो मौला अली का जो ब्रांच अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है, वही सेम बाकी सब फॉलो करता है। क्लियर है? अब मेरे को सिटी का चाहिए, अब मेरे को कोलकाता हेड ऑफिस सिटी का अकाउंटिंग चाहिए, तो क्या करना होगा, जितना भी ब्रांच है सब अपना अपना अकाउंटिंग जो मेंटेन करता है, अगर हम सबको कंबाइन कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो अल्टीमेटली किसका अकाउंटिंग बन जाएगा, कोलकाता सिटी हेड ऑफिस का अकाउंटिंग नहीं मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये इतना सेल किया, ये इतना सेल किया, ये इतना टर्नओवर किया, इतना टर्नओवर किया, इतना प्रॉफिट किया, इतना प्रॉफिट किया, सब जितना भी सिटी है, जितना भी एक सिटी में जितना भी ब्रांच है, हम सबको कंबाइन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा बताइए, एक सिटी का मेरा प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, कि भैया कैलकाटा से कितना पैसा आया नहीं आया ये बंदों को पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा, किस ब्रांच से कितना कमाया वो भी पता चल जाएगा, टॉप 5 परफॉर्मर कौन है कोलकाता का वो पता चल जाएगा, टॉप 5 लूजर कौन है कैलकाटा का वो पता चल जाएगा। जो लूजर है उसको मारेंगे, उसको समझाएंगे, उससे प्रॉब्लम पूछेंगे, और जो आउट परफॉर्मर है क्या देंगे, उसको रिवॉर्ड देंगे, रिकॉग्निशन देंगे। समझ में आता है? ये डिसाइड इन लोग करते हैं। ये जितना भी सिटी है, सब सिटी को अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मर्ज कर देंगे तो अल्टीमेटली किसका बुक्स बन जाएगा, वेस्ट बंगाल स्टेट का। अब इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, हर स्टेट का, सब स्टेट का अकाउंटिंग मर्ज हो जाएगा, तो मेरे को ईस्टर्न रीजन का टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। अल्टीमेटली जिस तरह से यहां एक कला है, उस तरह से सब लोग आपस में अपना अकाउंटिंग मर्ज कर देंगे, तो अल्टीमेटली किसका पता चल जाएगा, एसबीआई बैंक का पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। और ये सब सॉफ्टवेयर बेस्ड पे है, तो अगर ये बंदा कितना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर इसको पता लगाना हुआ ईस्टर्न को, ये डायरेक्ट पता लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। सुनना ना, तो हम लोग को ये ब्रांच अकाउंटिंग में क्या सीखना है, हम लोग को सिर्फ ये एक ब्रांच का अकाउंटिंग सीखना है बस, अपने को सिर्फ एक ब्रांच का अकाउंटिंग सीखना है। अगर एक का सीख लिए तो बाकी सबका क्या है, सेम है, सिर्फ मर्ज कर देंगे तो अल्टीमेटली किसका निकल जाएगा। क्लियर है? तो ब्रांच अकाउंटिंग में अपने को क्या सीखना है, अपने को सीखना है कि सर एक मेरा हेड ऑफिस है, इसका एक ब्रांच है। अब क्या एक ब्रांच होता है प्रैक्टिकली, या मल्टीपल होता है, मल्टीपल होता है, लेकिन अपने को सीखना किसका है, सिर्फ एक ब्रांच का सीखना। ब्रांच कुछ भी करेगा नहीं करेगा, किससे पूछ क्या करेगा, हेड ऑफिस से पूछ क्या करेगा, है ना। तो यहां पर ये तो समझ में आ गया सर हायरार्की कैसा है, और अपने को क्या पूरा करना है, क्या पूरा हेड ऑफिस पूरा पूरा इसका बताना है क्या, नहीं सर, एक का सीखने से सबका सीख लेंगे। अगर अपने लोग एक का सीख लिए कि भाई साहब एक ब्रांच का अकाउंटिंग कैसा मेंटेन होता है, तो बाकी सबका भी ऑटोमेटिक क्या होगा, सीख जाएंगे। सॉफ्टवेयर बेस है ना सर, भैया हम आपका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, वो हम लोग दोनों का बॉस है, दोनों का एक्सेस उसके पास है। वो मर्ज जैसे करेगा, उसको सिटी में क्लिक करना है, सिटी में क्लिक करेगा तो भैया जितना भी सिटी का ब्रांच का है वो सब ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐड होके क्या चल जाएगा, उसके पास रिपोर्ट चला जाएगा। किस लेवल का सॉफ्टवेयर आपको पता है सर, इमेजिन, आपको क्या लगता है एक बैंक अकाउंटिंग एक जन देखता है क्या, मल्टीपल लोग रहते हैं सर, टीम रहता है पूरा उनका। समझ में आ रहा है? तो अब अपने लोग सीखते हैं सर कि ब्रांच कितना तरह का होता है, ब्रांच कैसा होता है, कैसे अपने लोग समझते हैं ब्रांच को। तो ब्रांच को अपने लोग जानने से पहले उसका क्राइटेरिया समझते हैं, क्या समझते हैं सर, ब्रांच कितना तरह का होता है, ब्रांच का टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ ब्रांच है ना। तो सबसे पहला बात तो ब्रांच दो तरह का होता है, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है फॉरेन ब्रांच। कौन सा होता है सर, एक होता है डोमेस्टिक, एक क्या होता है सर, फॉरेन ब्रांच। नाउ डोमेस्टिक और फॉरेन ब्रांच का मतलब क्या हो गया सर, क्या एसबीआई बैंक का ब्रांच सिर्फ इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया में है या नहीं है सर, चेक करें क्या, एसबीआई ब्रांच आउटसाइड इंडिया सर,
लिस्ट ऑफ ब्रांच आउटसाइड इंडिया, देखिए कितना है भाई, अच्छा खासा। देखिए यूएस में देखिए 4 ब्रांच स्टेट बैंक का, स्टेट बैंक का न्यूयॉर्क में, शिकागो में, लॉस एंजलिस में है, ठीक है। देखिए ब्रांचेस अच्छा खासा है सर, ऑस्ट्रेलिया में है, बहामास में है, बहरान में है, बहरान में देखिए 4 है, बांग्लादेश में देखिए अच्छा खासा है, बेल्जियम में, चाइना में भी है सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सांघाई ब्रांच, तिएनजिन ब्रांच, देख रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इसराइल में है सर, जापान में, मालदीव्स में, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, सिंगापुर में तो बहुत ज्यादा है। ब्लैक टू व्हाइट करने बेटा पैसा भेजने में आसानी होता होगा, यहाँ का एसबीआई, वहां का एसबीआई ट्रांसफर, फिर वहां का एसबीआई सिंगापुर से लेके दूसरा ब्रांच सिंगापुर का, खत्म हो गया पैसा ट्रांसफर। अच्छा खासा है नहीं है सर? तो एसबीआई कंपनी किसकी कंपनी है? इंडियन कंपनी है, बाहर की कंपनी है? इंडियन है ना सर। तो इंडिया में जितना भी ब्रांच है उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक ब्रांच। और इंडिया के बाहर जो ब्रांच है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? फॉरेन ब्रांच। क्या बोलते हैं उसको? समझ में आ रहा है? तो विद इन कंट्री है, अगर विद इन कंट्री है तो क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक ब्रांच। और आउटसाइड कंट्री है तो क्या बोलेंगे उसको? फॉरेन ब्रांच। समझ रहे हैं? तो हमारा सिलेबस फॉरेन ब्रांच नहीं है सर, हमारा सिलेबस कौन सा है? डोमेस्टिक ब्रांच है। फॉरेन ब्रांच को अपने लोग कवर नहीं कर रहे। नाउ डोमेस्टिक ब्रांच में अपने लोग आते हैं सर। डोमेस्टिक ब्रांच में भी 2 तरह का ब्रांच है सर, ठीक है। डोमेस्टिक ब्रांच में भी 2 तरह का ब्रांच है सर। एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच। कौन सा ब्रांच? एक होता है सर डिपेंडेंट ब्रांच, देखिए यहां पे एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा होता है सर इंडिपेंडेंट ब्रांच। कौन सा ब्रांच? एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा होता है सर इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। नाउ डिपेंडेंट ब्रांच कौन होता है? डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो ब्रांच मेरा हेड ऑफिस से परमिशन लेगा, हर एक का क्या लेगा? परमिशन लेगा। जिसका बुक्स मेंटेन कौन करेगा बताइए? बुक्स मेंटेन बाय हेड ऑफिस। कौन मेंटेन करेगा? जिसका बुक्स मेंटेन कौन करेगा बताइए? डिपेंडेंट ब्रांच का क्राइटेरिया में क्या होता है? बुक्स मेंटेन बाय हेड ऑफिस। ऑल एक्सपेंसेस, मेजर एक्सपेंसेस। कौन सा? मेजर एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। जो बड़ा बड़ा खर्चा है वो बड़ा बड़ा खर्चा कौन पेमेंट करेगा? हेड ऑफिस। ब्रांच को रिइंबर्समेंट मिलेगा। क्या मिलेगा सर? ब्रांच रिइंबर्स। क्या बोलेंगे? ब्रांच रिइंबर्स कर देगा। ब्रांच रिइंबर्स रिसिप्ट टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस रिइंबर्स मनी टू ब्रांच एक्सपेंसेस। हेड ऑफिस क्या करता है सर? इन शॉर्ट में क्या बोलने का मतलब है, ये पूरा डिपेंड रहेगा किसके ऊपर? हेड ऑफिस रिइंबर्स एक्सपेंसेस टू ब्रांच। यही समझे? डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या हो गया? वो ब्रांच जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड है कोई भी एक्टिविटीज के लिए। अगर हमको सैलरी देना है तो हम खुद से नहीं देंगे, कौन देगा? हेड ऑफिस देगा। कौन देगा? हेड ऑफिस देगा। जब तक का हेड ऑफिस पैसा हमको नहीं देगा तब तक का हम पेमेंट नहीं कर सकते, जिसको डिपेंडेंट ब्रांच बोलता है। मेरे पास जितना पैसा आया, जितना भी रिसिप्ट हुआ, उसको हम क्या करेंगे? हेड ऑफिस ट्रांसफर कर देते। क्या ट्रांसफर करेंगे बताइए? उसको हेड ऑफिस ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा नहीं कि मेरे पास 10,000 रुपया आया, 2,000 का खर्चा था तो मैंने 2,000 का खर्चा कर दिया और बाकी का 8,000 हेड ऑफिस को ट्रांसफर किया। नहीं, जितना 10,000 आया मैं 10,000 भेजूंगा। 2,000 खर्चा करना है फिर उससे पैसा मांगेंगे। मतलब हेड ऑफिस बोलेगा उठ तो उठेंगे, हेड ऑफिस बोलेगा बैठ तो बैठेंगे। समझ गया? और बुक्स ऑफ अकाउंटिंग भी मेंटेन कौन करेगा? हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। हम मेंटेन नहीं करेंगे। मेरा मेंटेन करने का राइट। क्लियर है?
इसको डिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। कौन सा ब्रांच बोलते हैं? तो हम पूरा डिपेंड किसके ऊपर है? हेड ऑफिस के ऊपर है। और हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड कौन होता है? कि जो मेरा न्यूली ब्रांच है। ज्यादातर डिपेंडेंट ब्रांच जो मेरा न्यूली ब्रांच है या तो फिर जो मेरा इनइफेक्टिव ब्रांच है वो डिपेंड किसके ऊपर होता है? हेड ऑफिस के ऊपर। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस उसको समझाता है, काम करने का तरीका सिखाता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसका हेल्प करता है, हेल्प करके 5 से 10 साल में सबका लेवल रहता है बैंक वगैरह का, ये सबको रेटिंग मिलता है। उस हिसाब से बैंक का मैनेजर को जब देखना है कि जब बैंक का मैनेजर खुद से ही सब काम कर ले रहा है, मैनेज कर ले रहा है, प्रॉफिट भी दे रहा है, कमा के दे रहा है, फिर धीरे 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 हेड ऑफिस उसको ऊपर में कंट्रोल करना छोड़ देता है। हेड ऑफिस कंट्रोल नहीं करता है और एक टाइम के बाद में उसी ब्रांच को क्या कर देते हैं? इंडिपेंडेंट ब्रांच कंसिडर कर देते हैं। क्या कंसिडर कर देते हैं? तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या हो गया सर? इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या हो गया? ब्रांच अभी भी हेड ऑफिस से बात करेगा, नो डाउट। मेजर डिसीजन कौन लेगा? हेड ऑफिस ही लेगा। लेकिन बुक्स मेंटेन कौन करेगा? बुक्स मेंटेन बाय ब्रांच। बुक्स मेंटेन बाय ब्रांच। बुक्स मेंटेन बाय ब्रांच सर। बुक्स कौन मेंटेन करेगा? ब्रांच मेंटेन करेगा सर। मेजर खर्चा कौन करेगा? मेजर खर्चा भी ब्रांच देगा सर। और ब्रांच क्या रिसिप्ट वगैरह देगा? ब्रांच क्या ये रिम्बर्स वगैरह करेगा? नहीं। लेकिन मेजर डिसीजन कौन लेगा? मेजर डिसीजन कौन लेगा सर? वो हेड ऑफिस ही लेगा सर। पॉलिसी किसका अप्लाई करेंगे? हेड ऑफिस का ही अप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं? दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच। कौन सा ब्रांच? जैसा आप लोग का सीयू है। अब सीयू के अंदर में इतना सारा आपका कॉलेजेस आता है ना सर, आता है कि नहीं आता? तो वो जितना कॉलेजेस है वो सब सीयू के ही अंडर पे है। और वो सब किसका रूल फॉलो करते हैं? आपके कॉलेज सीयू का रूल फॉलो करते हैं। दोज आर व्हाट? डिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। वो सारा डिपेंडेंट कॉलेजेस है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ऊपर। और कैलकाटा यूनिवर्सिटी किसके ऊपर में डिपेंड करता है? यूजीसी के ऊपर में। किसके ऊपर में? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वही सब जितना भी यूनिवर्सिटी वगैरह है उनको वही यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्रोवाइड करता है। अभी इसी कॉलेज में, इसी कॉलेज का क्राइटेरिया में क्या हो गया? प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी हो गया। पहले वो प्रेसिडेंसी कॉलेज था, क्या था? और वो कॉलेज किसके अंडर में था? सीयू के ही अंडर में था। लेकिन इतना नाम कमाया, इतना नाम कमाया और ऐसे ऐसे क्वालिटी पीपल प्रोवाइड किया और ऐसा ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया वो कि धीरे धीरे करके उसको कौन सा स्टेटस मिल गया? ऑटोनोमस का स्टेटस मिल गया। ऑटोनोमस का मतलब क्या हो गया? कि वो अब सीयू के अंडर में नहीं है, ही कैन मेक हिज ओन रूल। और अभी यूजीसी वाला उसको यूनिवर्सिटी का भी खिताब दे दिया। मतलब वो अब क्या रहा? कॉलेज नहीं रहा, वो क्या रहा? यूनिवर्सिटी रहा। मतलब वो सीयू के बराबर आगे खड़ा हो। समझना है? उस तरह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है। हमारा तर ज्यादातर जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन किससे आएगा सर? डिपेंडेंट से आएगा। किससे आएगा? डिपेंडेंट से आएगा। क्लियर है? तो अपने को ज्यादा सीखना क्या है? ज्यादा क्या ध्यान देना है सर? डिपेंडेंट ब्रांच में अपने को जाना है, डिपेंडेंट सीखना है। क्लियर है? इंडिपेंडेंट भी हमारा पार्ट है बट उतना ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं। क्लियर है? नाउ सर, अब ब्रांच का ये तो टॉपिक हो गया। अब मेथड अपने को सीखना है सर। बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं ना, तो क्या रिकॉर्ड करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करना है। तो यहां पर समझेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट का मेथड क्या है सर। मेथड ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। मेंटेनिंग बुक्स ऑफ ब्रांच। ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का मेथड क्या है सर? वो मेथड अपने को जानना है। ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का मेथड क्या है? वो मेथड अपने को जानना है सर। क्लियर है? वो मेथड में आता है। मेथड नंबर 1 पे लिखिए, डेटर मेथड। कौन सा मेथड? डेटर। इसको बोलते हैं सिंथेटिक मेथड सर। इसको बोलते हैं सर सिंथेटिक मेथड। डेटर या तो फिर सिंथेटिक मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है? नंबर 2 में
स्टॉक एंड डेटर, नंबर 2 में सर स्टॉक एंड डेटर, इसका दूसरा नाम एनालिटिकल मेथड भी है सर, एनालिटिकल मेथड भी है सर। थर्ड में जो बोलते हैं सर उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड, ठीक है। और ये फाइनल अकाउंट मेथड में जब हम लोग जाएंगे तो इसमें दो चीज सीखना है। और अब ब्रांच का क्राइटेरिया भी होता है, एक होता है होलसेल ब्रांच, कौन सा ब्रांच, एक होता है होलसेल ब्रांच और एक होता है सर रिटेल ब्रांच। तो ब्रांच में हमारा ये भी एक पार्ट आएगा, होलसेल ब्रांच और रिटेल ब्रांच। होलसेल ब्रांच और रिटेल ब्रांच, ठीक है। सिंथेटिक, सिंथेटिक मेथड, स्टॉक एंड डेटर में सर एनालिटिकल मेथड। ये अपने को मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट सीखना है सर, ठीक है। नाउ जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनिंग करेंगे सर, अब पहला मेथड अपने लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी कौन सा ब्रांच सीख रहे हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट ब्रांच में याद रखिएगा सर, डिपेंडेंट ब्रांच में याद रखिएगा, ब्रांच का पूरा बुक्स मेंटेन कौन करता है, हेड ऑफिस। कौन मेंटेन करता है? लेकिन भाई पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस जो मेंटेन करता है डेटर मेथड पे, लेकिन कुछ कुछ खर्चा, मतलब हेड ऑफिस पूरा खर्चा कौन पेमेंट करेगा, हेड ऑफिस। और ब्रांच अगर कुछ खर्चा करेगा तो उसका रिइंबर्समेंट कौन देगा, हेड ऑफिस। अब ब्रांच के पास जो भी पैसा आएगा वो पैसा किसको दे देना है, हेड ऑफिस। लेकिन भाई कोई कस्टमर आया, अच्छा कस्टमर आया, ब्रांच में आया, बैठने के लिए आया, तो उसको बैठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, तो क्या बोलेंगे, रुको भाई हेड ऑफिस से पैसा मंगा रहे हैं, वो पैसा देगा चाय का तब तुमको पिलाएंगे। ऐसा करेंगे क्या? साफ सफाई करवाना है, रुक भाई हेड ऑफिस से पैसा आने दे तब साफ करेगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना है, कोई ऑफिस का कलम वगैरह खत्म हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, तो ये सारा खर्चा करने के लिए भी हेड ऑफिस में रुकना होगा क्या? नहीं सर, इसको पीटी एक्सपेंसेस बोलते, क्या बोलते हैं, पीटी एक्सपेंसेस बोलते, छोटा छोटा खर्चा बोलते हैं। तो जो छोटा छोटा खर्चा है उसको हेड ऑफिस मेंटेन नहीं करता, उसको कौन मेंटेन करता है, ब्रांच ही मेंटेन करेगा। कौन मेंटेन करेगा, ब्रांच मेंटेन करेगा। क्लियर है? डेटर मेथड में अपने लोग का फॉर्मेट क्या है सर, तो फॉर्मेट करना है हमें, ब्रांच अकाउंटिंग का फॉर्मेट क्या है वो फॉर्मेट समझते हैं। वही फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट की तरह, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस। ये मेरा हो गया डेबिट, ये मेरा हो गया क्रेडिट। ठीक है सर, यहां पर लिखते हैं इन द बुक्स, जिसका खाता बन रहा है, जो भी कंपनी का नाम रहेगा, है ना सर, और यहां पर जो ब्रांच का नाम है, ब्रांच अकाउंट है। यहाँ किसका नाम रहेगा, यहाँ रहेगा हेड ऑफिस का नाम। किसका नाम, इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है वो हेड ऑफिस का नाम लिखेंगे। आप सपोज ये कोलकाता ब्रांच है, कौन सा ब्रांच है,
तो यहाँ कौन सा हेडिंग आ जाएगा, कोलकाता ब्रांच अकाउंट। सिलीगुड़ी रहा तो कौन सा नाम लिखेंगे, सिलीगुड़ी ब्रांच अकाउंट। समझ रहे हैं, जो भी ब्रांच रहेगा उस ब्रांच का यहाँ पे नाम बैठाएंगे। वही एरिया मौलाली ब्रांच अकाउंट, मानिकतला ब्रांच अकाउंट, समझ रहे हैं, जो भी नाम रहेगा वो नाम यहाँ पर बैठाएंगे। क्लियर है। नाउ सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एसेट्स एंड लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा। ओपनिंग बैलेंस कौन सा, मतलब साल का बिगनिंग में, और क्लोजिंग बैलेंस कौन सा होता है, साल का एंड में। कंसाइनमेंट अपने लोग बनाए, कंसाइनमेंट फर्स्ट सेमेस्टर में कंसाइनमेंट किए थे, याद है सर, कंसाइनमेंट किए हैं सर, नहीं किए ना अपने लोग कंसाइनमेंट, याद है। तो ये आप कंसाइनमेंट की तरह ही समझो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा। ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, क्या लिखते हैं, ठीक है। और यहां टू बैलेंस बीडी में जितना भी एसेट्स है, जितना भी क्या बताइए, जितना भी एसेट्स है ना सब यहां पे दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी में। और बाय बैलेंस बीडी भी होता है, क्या होता है सर, बाय बैलेंस बीडी भी होता है। बाय बैलेंस बीडी ये ओपनिंग एसेट्स बैलेंस है, और जितना भी लायबिलिटी है वो सारा कहां दिखा देंगे, यहां दिखा देंगे। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए ब्रांच अकाउंटिंग का टू साइड में जितना भी एसेट्स है और जितना भी लायबिलिटी वो सारा कहां चल जाएगा, बाई साइड में। और ये कौन सा बैलेंस है, बीडी। बीडी का मतलब कौन सा बैलेंस, ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग। ये भी कौन सा बैलेंस है, मतलब ओपनिंग एसेट्स किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में, और ओपनिंग लायबिलिटी किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड। अब एसेट्स और लायबिलिटी में क्या क्या आता है ब्रांच का, ब्रांच का एसेट्स में क्या होगा भाई, स्टॉक होगा, स्टॉक होगा ना सर ब्रांच पे, स्टॉक यहां पे बैठाएंगे। डेटर होगा सर, ब्रांच का डेटर होगा, डेटर मतलब जिससे बाकी है पैसा, वो डेटर यहां पे बैठेगा, समझ रहे हैं। और क्या रहेगा एसेट्स में, पीटी कैश, क्या बोलते हैं, पीटी कैश। भैया हेड ऑफिस जो कैश खर्च करने के लिए पैसा दे रहा है तो ब्रांच तो खर्च करता होगा, लेकिन कुछ पैसा जो बचा है उसको क्या बोलते हैं, पीटी कैश, क्या बोलते हैं। तो पीटी कैश का बैलेंस होगा। इसके अलावा अदर एसेट्स, अदर एसेट जैसा फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीन हो गया, समझ रहे हैं, अदर एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या होता है, एसेट्स होता है ना सर। तो जितना भी एसेट्स आपको ओपनिंग बैलेंस बोलेगा सब बीडी साइड में दिखा देंगे। क्लियर है। लायबिलिटी साइड में क्या होता है सर, आउटस्टैंडिंग हो गया, क्या एसेट्स नहीं होता है भाई साहब, अरे चिल्लड़ चिल्लड़ पैसा एसेट्स नहीं है तेरा, 10 का चिल्लड़ तेरा जेब में है, क्या है वो, एसेट्स है ना भाई, कहां जाएगा, ब्रांच का। हेड ऑफिस जो पैसा दिया खर्च करने के लिए, चाय पियो पियो, तो कुछ पैसा तो ओपनिंग बैलेंस से बचा होगा, तो पैसा किसका है, हेड ऑफिस का है, तो हेड ऑफिस के लिए क्या है वो, एसेट्स है, यहां दिखाएंगे। लायबिलिटी साइड में क्या आएगा सर, आउटस्टैंडिंग, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अदर लायबिलिटी कुछ भी रहेगा, ये लायबिलिटी साइड में चला जाएगा सर। क्लियर है। इसके अलावा ये तो ओपनिंग हो गया। अब ड्यूरिंग द ईयर में, अब ड्यूरिंग द ईयर में क्या करना है सर, कुछ ट्रांजेक्शन होगा, उसका एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब इस ब्रांच अकाउंटिंग में केवल वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा जो हेड ऑफिस और ब्रांच के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, हेड ऑफिस और ब्रांच के साथ हुआ। ब्रांच अपना कुछ कर रहा है वो यहां नहीं आएगा, ब्रांच अपना कुछ कर रहा है वो यहां पे नहीं आएगा। यहां वो तमाम चीज आएगा जो हेड ऑफिस और ब्रांच के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए डेटर होता है, क्रेडिटर नहीं होता है कभी भी। क्यों, क्योंकि ब्रांच को जो भी गुड्स वगैरह चाहिए नहीं चाहिए वो कौन सप्लाई करता है, हेड ऑफिस सप्लाई करता है। ब्रांच कहीं बाहर से सामान खरीदता है क्या। एग्जाम्पल आप एसबीआई का माइंड में रखो, चलो आप बाटा का शोरूम बात करो, कितना शोरूम है हमारे कैलकाटा में बाटा का, अच्छा खासा है।
नहीं समझ में आता गूगल मामा। बाटा शोरूम इन कोलकाता। टोटल तो नहीं पता चल पाएगा, टोटल पता चल पाएगा क्या? नहीं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34। बाप रे बाप, इतना सारा सिर्फ कैलकाटा में है सर। वेस्ट बंगाल में कितना होगा? ऑल ओवर इंडिया में कितना होगा? अच्छा खासा होगा ना सर। हमको एक बात बताइए, बाटा का अगर आप एक शोरूम में जाते हैं तो एक जूता का जो नंबर रहता है, टैग रहता है, टैग टैग, वही सेम टैग बाकी सब में भी सेम रहता है कि नहीं रहता? सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। न्यूज़पेपर में जब आप देखते हैं ना कोई शूज नया नया, तो न्यूज न्यूज में एक नंबर देता है, क्या देता है? एक नंबर देता है। और वही नंबर आप चेक कर लेना, जितना भी शोरूम है सब में वो टैग का नंबर सेम रहता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? वो गुड्स का टैग सेम है, इसका मतलब वो गुड्स सेम है। तो गुड्स सेम किसके पास है? हर एक ब्रांच में है, तो इसका मतलब उसका सप्लायर भी कौन है? एक जन है। तो सप्लाई कौन करता है? सप्लायर हेड ऑफिस करवाता है। हेड ऑफिस सामान क्या करता है? बाटा वगैरह से लेदा सबका खुद का कुछ नहीं है, इन लोग मार्केट से ही सामान बनाता है। सामान बना के क्या करता है सर? अपना नाम वहां पे लिखता है, बाटा से लेकर, और वही सामान को उठा के क्या करता है? इन लोग ब्रांच में हर जगह सप्लाई करता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड सेल के बेसिस, और फिर वही सब लोग बेचते हैं। चीज समझ में आ रहा है? तो क्रेडिटर नहीं है, क्रेडिटर कौन है? हेड ऑफिस है। क्रेडिटर कौन है? हेड ऑफिस है। जो भी गुड्स वगैरह सप्लाई कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा। ब्रांच खुद से क्या सामान खरीद सकता है? नहीं, कभी नहीं। क्लियर है? तो इसलिए यहां पे क्रेडिटर नहीं रहता। तो अब सर ये तो ओपनिंग था। अब गुड्स कौन किसको ट्रांसफर करेगा? हेड ऑफिस गुड्स ट्रांसफर किसको करेगा? ब्रांच को करेगा। हेड ऑफिस गुड्स किसको ट्रांसफर करेगा? ब्रांच को करेगा। तो ब्रांच के पास आएगा या जाएगा? आएगा। तो ब्रांच के पास आएगा डेबिट साइड, ब्रांच से जाएगा तो किस साइड होगा? क्रेडिट साइड। तो यहां पर लिखते हैं टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्या लिखते हैं? यहां पर टू साइड में आइए, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। रिमेंबर यहां कंसाइनमेंट में करते थे गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, यहां होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है? जितना भी जो मेरा गुड्स सेंड किया था ना, जितना भी जो मेरा गुड्स सेंड किया था, वो मेरा कहां जाएगा सर? डेबिट साइड में जाएगा। यहां बैठा दी। अब गुड्स अगर रिटर्न करना पड़ा, क्या करना पड़ा? रिटर्न करना पड़ा। गुड्स को मेरा क्या करना पड़ा? रिटर्न करना पड़ा। कोई गुड्स खराब आ गया, नहीं आएंगे तो भैया बिक्री नहीं होगा, तो ब्रांच क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न करेगा? हेड ऑफिस को। तो रिटर्न करेगा तो किस साइड होगा सर? बाय में होगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। वही लिखेंगे, गुड्स सेंड ही लिखेंगे? नहीं, लेजर वही होगा सर, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। लेकिन ये गुड्स सेंड नहीं है, क्या है सर? गुड्स रिटर्न है। और रिटर्न किसको कर दिया? ये गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। क्लियर हो गया? ये कर दिए। अब क्या करेगा ब्रांच? ब्रांच के पास गुड्स आया, गुड्स रिटर्न कर दिया। अब जो अच्छा गुड्स है वो ब्रांच क्या करेगा? सेल करेगा। किसको सेल करेगा? हमको बताइए। डेटर को सेल करेगा। ये डेटर को सेल कौन कर रहा है? ब्रांच कर रहा है। ये किसके दरमियान में ट्रांजेक्शन हो गया? ब्रांच और डेटर के दरमियान में हो गया सर। हेड ऑफिस के दरमियान में हुआ क्या? इसका एंट्री यहां नहीं आएगा, इसका एंट्री नहीं आएगा। लेकिन जब सेल होता है तो दो तरह का सेल होता है। कितना तरह का सेल होता है? एक होता है कैश सेल और एक क्या होता है? क्रेडिट सेल। डेटर के साथ रिलेशन कब आता है? क्रेडिट सेल में। कैश सेल में तो नहीं आता। कैश सेल में आप सेल किया, पूरा का पूरा पैसा आ गया, और वो पैसा आप किसको रिफंड कर दोगे? किसको रिमिट कर दोगे? हेड ऑफिस को। तो जब भी हेड ऑफिस को पैसा देंगे तो इस साइड में जाएगा सर, बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है?
यहां पर बोलते हैं सर कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, क्या बोलते हैं बताइए, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस सर, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस सर। हेड ऑफिस को जितना कैश अपने लोग रिमिट करते हैं ना वो जाता है बाई बैंक में, वो कहां जाता है सर, बाई बैंक, ठीक है। और ये क्वेश्चन में कैश रेमिटेंस दिया हुआ है तो बैठा देंगे, और नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या आता है सर, यहाँ पर लिखिए कैश सेल्स आता है, क्या आता है यहाँ पे, कैश सेल्स आता है, यहाँ पे कैश सेल्स आता है सर। और क्या आता है सर, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर आता है सर, क्या आता है, कैश सेल्स आता है, और यहां पर आता है सर कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर में आता है, ठीक है। नहीं, कैश कलेक्टेड करके हम पैसा किसको देंगे, हेड ऑफिस को देंगे ना सर, तो यही दोनों को जोड़ के ही क्या बोलते हैं अपने लोग, कैश रेमिटेंस बोलेंगे। अगर ये कैश रेमिटेंस दे दी ऑलरेडी तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो भैया ब्रांच अपने पास पैसा रखेगा क्या, पूरा पैसा किसको दे देना है, हेड ऑफिस को। तो ब्रांच के पास पैसा कब आता है, जब वो सेल करता है, कैश सेल करेगा पैसा आएगा हेड ऑफिस को दे देगा, डेटर से पैसा आएगा वो किसको दे देगा, हेड ऑफिस को दे देगा। तो अगर क्वेश्चन में अलग से कैश रिमिटेड लिखा हुआ तो लिखेंगे, नहीं लिखा रहेगा तो क्या करना होगा सर, ये दोनों को जोड़ के क्या निकल जाएगा, कैश रेमिटेंस हो जाएगा। सेल करेंगे तो कैश सेल्स का मतलब क्या हो गया, कैश में बेचा, मतलब डेटर में कोई क्रेडिट, बैंक में भी होता है सर, कैश सेल्स का मतलब रिटेल मीनिंग कैश नहीं हुआ, उसमें बैंक भी इंक्लूड है। भैया मैंने सेल किया, मेरे को पैसा मिल गया, अब पैसा कैश में मिले या पैसा बैंक में मिले, यूपीआई मिले, पेटीएम मिले, जो भी मिले, उस सेल को कौन सा सेल बोलता है, कैश सेल्स बोलता है। कैश सेल्स का मतलब इंक्लूड रिसिप्ट ऑफ मनी इन एनी वे, बैंक सेल नहीं बोलते हैं, कैश सेल ही उसको बोलते हैं। क्लियर हो गया, बिल रिसेबल भी, बिल रिसेबल तो क्रेडिट सेल्स होता है सर, क्रेडिट सेल के अगेंस्ट बिल सबसे लोग इशू करते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो फिगर है ना सर, ये कैश कलेक्टेड, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया रहता है, क्या बताइए, ये क्वेश्चन में ना गिवन नहीं दिया रहता है, या तो क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया रहता है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन से निकालना पड़ सकता है, क्या करना पड़ सकता है, इसके लिए डेटर अकाउंट बनाना पड़ सकता है, क्या बनाना पड़ सकता है, समझ गए। तो डेटर का भी अकाउंट हम अपने लोग को वर्किंग नोट में बनाना होगा, बनाएंगे अपने लोग। तो डेटर का अकाउंट अगर वर्किंग नोट में बनाते हैं तो यहाँ पर एक टी फॉर्मेट में बनाओ, दो वर्किंग नोट मेरा बनता है सर, ज्यादातर दो वर्किंग नोट बनता है सर, ठीक है। एक को बोलते हैं सर ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर अकाउंट, दूसरा होता है सर ब्रांच पीडी कैश अकाउंट। ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच पीडी कैश अकाउंट। क्लियर हो गया सर। अब डेटर अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे ही सर, कैसे बनाते बताइए, ओपनिंग बैलेंस कहां बैठता है, टू बैलेंस बीडी, है ना सर, ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। डेटर को सेल करते हैं, सेल करते हैं किस साइड में आता है, टू साइड में, टू सेल, कौन सा सेल भाई साहब, क्रेडिट या कैश, तो याद रखिएगा कैश सेल्स यहां पर नहीं आएगा सर, क्रेडिट सेल्स बैठाते हैं अपने लोग, है ना सर। डेटा सेल रिटर्न करता है, क्या करता है, सेल रिटर्न करता है तो किस साइड में जाता है, बाय सेल्स रिटर्न,
ये सेल्स रिटर्न का मतलब कौन सा रिटर्न हो गया? ये गुड्स रिटर्न टू ब्रांच, या तो हेड ऑफिस, बट कौन रिटर्न करेगा? बाय डेटर। कस्टमर भी गुड्स रिटर्न करता है कि नहीं करता है? कस्टमर भी गुड्स रिटर्न करता है कि नहीं करता है? अगर डेटर रिटर्न करेगा ब्रांच को या डायरेक्टली हेड ऑफिस को, तो किस साइड दिखाएंगे? और ब्रांच अगर रिटर्न करेगा किसको? हेड ऑफिस को, तो किस साइड दिखाएंगे? समझ में आ रहा है? ब्रांच अगर हेड ऑफिस को रिटर्न करेगा तो ब्रांच के पास आया डेबिट, ब्रांच से हेड ऑफिस गया क्रेडिट। सेल के टाइम में डेटर को कौन सेल करता है? ब्रांच सेल करता है। तो ब्रांच अपना गुड्स कोई खराब हो गया डेटर के पास, तो डेटर किसको रिटर्न करेगा? ब्रांच को। सेल रिटर्न। अगर हेड ऑफिस के सामने था तो वो गुड्स क्या बोलेगा? भैया तुम मेरे पास दोगे, फिर हम हेड ऑफिस को देंगे, डायरेक्टली वहां भेज दो। तो डेटर क्या करेगा? डायरेक्टली हेड ऑफिस को भेज देगा। उसको भी क्या बोलेंगे? सेल रिटर्न। समझ में आ रहा है? इसके अलावा और क्या आता है सर? बाय बिल रिसेबल आएगा, है ना सर? बाय बैड डेप आएगा, बैड डेप, है ना सर? और क्या आएगा सर? कैश कलेक्शन क्या आएगा? बाय कैश कलेक्शन, डेटर से जो मेरा पैसा मिला। और एट द एंड में क्या रहता है सर? सीडी, बाय बैलेंस सीडी। ये मेरा रिसिप्ट हो गया ना सर, और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, और भी आ सकता है क्या बताइए? डिस्काउंट अलाउड, पढ़े हैं ना डेटर अकाउंट, तो वो तमाम चीज यहां पर आ जाएगा सर। डिस्काउंट अलाउड वगैरह सब आ गया। तो क्वेश्चन में अगर कैश कलेक्शन नहीं दिया हुआ तो कहां से निकालना पड़ेगा? ये डेटर अकाउंट बना के निकालना पड़ेगा। डेटर अकाउंट से ये जो कैश कलेक्शन निकाल के अपने लोग कहां पे दिखा देंगे? यहां पे दिखा देंगे। समझ रहे हैं? क्या क्या? नहीं सर, क्रेडिट साइड आता है, बिल रिसेबल। डिसऑनर्ड डेबिट साइड आता है। यहां अगर टू बिल रिसेबल डिसऑनर्ड बोलेगा तो डेबिट साइड आएगा। अगर डिसऑनर्ड हो गया तो डेबिट साइड होगा। क्लियर है सर? ये करके डेटर निकाल दिए, ये मेरा रेमिटेंस हो गया। इसके अलावा ब्रांच और भी कोई पैसा आएगा क्या? यही आएगा सर। अब ब्रांच कुछ खर्चा करेगा, तो वो खर्चा करने के लिए दो चीजें, या तो ब्रांच जितना खर्चा किया वो, या हेड ऑफिस उस खर्चा करने के लिए जितना पैसा दिया वो। कौन सा लेना है? अपने लोग कौन सा रिकॉर्ड करेंगे? जो ब्रांच और हेड ऑफिस के दरमियान हुआ। ब्रांच जितना खर्चा करता है अपने को उससे कोई मतलब नहीं। अपने को उससे कोई मतलब, अपने को मतलब किससे? हेड ऑफिस उस खर्चा करने के लिए जितना ब्रांच को कैश रिम्बर्स किया, क्या किया? रिम्बर्स किया, अपने को उससे मतलब है। अब हेड ऑफिस कैश रिम्बर्स किया 30,000, कितना खर्चा किया? 30,000। और ब्रांच खर्चा केवल 28,000 किया, कितना किया? तो आप रिकॉर्ड यहां कितना करोगे? 30,000 करोगे, 28,000 करोगे? 30,000 करेंगे। कितना करेंगे? ब्रांच कितना, हेड ऑफिस कितना ब्रांच को रिम्बर्स करने के लिए पैसा दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ब्रांच कितना खर्च किया वो इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, अब अगर ब्रांच का खर्चा किया 30,000 रुपए, हेड ऑफिस के बारे में कुछ बोला नहीं है, रिम्बर्समेंट कितना है नहीं, तो क्या मान लेंगे? वही रिम्बर्समेंट है। नहीं समझे? ब्रांच का खर्चा दिया हुआ है, हेड ऑफिस कितना उसके लिए रिम्बर्स किया वो क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो क्या मान लेना होगा? उतना ही हेड ऑफिस पैसा दिया। क्लियर है? तो अगर ब्रांच एचओ को देगा तो ब्रांच के पास से जा रहा है बाई बैंक, अब एचओ ब्रांच को पैसा वापस दे रहा है तो किस साइड हो जाएगा? टू बैंक सर। यहां पर लिखे टू बैंक। एचओ रीम्बर्स, क्या बताइए? रीम्बर्स फॉर एक्सपेंस। एचओ क्या करेगा?
रिम्बर्स का मतलब क्या होता है, पहले ब्रांच खर्च करेगा फिर बाद में उससे पैसा का क्लेम ले लेगा। क्या ले लेगा? क्लेम ले लेगा। जैसा सैलरी, क्या बताइए? सैलरी, सैलरी तो देगा ना सर। रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, और भी खर्चा, जितना भी खर्चा वगैरह होगा सब खर्चा यहां जाएगा सर, है ना? जितना भी खर्चा सब यहां जाएगा। इसके अलावा पीटी कैश, क्या बताइए? क्या बताइए? पीटी कैश। बट पीटी कैश का खर्चा लेना है या रिम्बर्समेंट लेना है? रिम्बर्समेंट लेना है। खर्चा से कोई मतलब? ये खर्चा सब यहां दिखा देंगे, ये खर्चा सब यहां दिखा देंगे सर। क्लियर हो गया? और ये पीटी कैश का भी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया रहता, ये भी दिया नहीं रहता, तो इसको कहां से निकालेंगे? ये पीटी कैश का जो जो आपका लेजर बना है वहां से निकालना है। अब पीटी कैश का लेजर से कैसे निकलता है हमको बताइए। आपका जेब में सुबह में 1000 रुपया था, रात को 500 रुपया हुआ है, और सुबह से शाम तक का आपने 5000 रुपया खर्च किया है। क्या किया है? अब अपने को निकालना है कि भाई साहब आपको मिला कितना पैसा। ये उल्टा हो रहा है। अगर हम सीधा में बात करें कि सुबह में आपके पास 1000 रुपया था, आपके भैया ने, आपके फैमिली ने, आपके वो ने आपको 10,000 रुपया दिया। कितना दिया? टोटल कितना हो गया? 11,000। जाओ बेटा शॉपिंग कर लो, जी लो अपना जिंदगी। आपके पास 11,000 रुपया था, आप शॉपिंग करके 8,000 रुपया उड़ा दिए, तो बचेगा कितना रुपया? कैसे किए आप? 1,000 में 10,000 क्या हुआ? ऐड हुआ, और 8,000 क्या हुआ? लेस हुआ। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? अब मेरे को 10,000 निकालना है, तो कैसे निकालोगे? क्लोजिंग बैलेंस 3,000 था, खर्चा आपने कितना किया? 8,000, तो टोटल कितना हुआ? 11,000। इसका मतलब 11,000 आपके पास था, ओपनिंग में कितना था आपके पास? 1,000। तो इसका मतलब आपको मिला कितना? 10,000। आपको मिला कितना? आपको उल्टा निकालना। समझ में आ रहा है? वो उल्टा कैसे निकलता है सर? ओपनिंग बैलेंस ये किस साइड में आएगा सर? टू बैलेंस बीडी। क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आएगा सर? बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में दिखा दिए, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखा दिए। जो खर्च करेगा, खर्च खर्च वो किस साइड में जाएगा? बाई साइड में जाएगा, बाई पीटी एक्सपेंसेस। बाई पीटी एक्सपेंसेस ये क्या है सर? ये एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ब्रांच है। ब्रांच इतना खर्चा किया है सर, समझ रहे हैं? मतलब ये 8,000 रुपया है। कितना रुपया? ये 8,000 रुपया है सर। और ये कितना रुपया? 3,000 रुपया। देखो ऐड करो, 3,000 8,000 ऐड हुआ था ना सर, तो 3,000 8,000 क्या था? खर्च था। 3,000 क्लोजिंग बैलेंस, तो 3,000 यहां बैठा, 8,000 यहां बैठा, टोटल कितना हो गया? 11,000। ओपनिंग कितना था? 1,000। तो यहां से जो निकलेगा, यहां से निकलेगा, क्या निकलेगा? टू बैंक। यही क्या है बताइए? यही रिम्बर्समेंट क्या है सर? रिम्बर्समेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। ये रिम्बर्समेंट का पैसा कौन दिया आपको? हेड ऑफिस दिया सर। कितना देगा हेड ऑफिस? 10,000 रुपए। मैच करो, 1,000 था, 10,000 मिला, टोटल कितना हो गया? 11,000। 8,000 खर्च किया आपने, तो क्लोजिंग में कितना बचेगा? 3,000। अब आपको ये निकालना, ये कैसे निकालोगे? उल्टा, ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये ओपनिंग वाला लेस हो जाएगा, तो रिम्बर्समेंट नहीं निकल गया सर। और यही रिम्बर्समेंट कहां पे बैठेगा? यहां पे बैठेगा। ये फिगर नहीं दिखाएंगे। कौन सा फिगर जाएगा? ये वाला फिगर जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में ये ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया हुआ, रिम्बर्समेंट भी नहीं बता रहा, तो क्या मान लेंगे? जो पीटी एक्सपेंसेस है उसी को क्या मान लेंगे? रिम्बर्समेंट मान लेंगे। भैया जब तक वो पैसा नहीं देगा तब तक तो खर्च नहीं ना किया है, तो पैसा देने के बारे में नहीं कुछ बोला तो क्या मान लेना होगा? जो खर्च किया वही रिम्बर्समेंट है। चीज क्लियर हो गया? ये बैठा दिए ये अपने लोग को, यहां तक किसी को कुछ पूछना है?
यहां तक किसी को कुछ पूछना है? तुम बुक्स किसका बना रहा है? हेड ऑफिस का। अकाउंट किसका है? ब्रांच का। बुक्स कौन बनाता है? हेड ऑफिस। लेकिन अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस मेंटेन करेगा डिफरेंट अकाउंट। तो हेड ऑफिस का खाता में कौन सा अकाउंट बन रहा है? ब्रांच अकाउंट बन रहा है। ब्रांच के पास आया तो डेबिट, ब्रांच के पास से गया क्रेडिट। कहां पे सेल? हाँ सेंड है, सेंड। सेल नहीं है, सेंड है। तो अच्छा, तुम सोच रहे कि ये गुड्स सेंड क्यों है? गुड्स रिसीव होना चाहिए, है ना? तो भाई बुक्स इसका मेंटेन करते हैं। तो इसका ये वर्ड है, अकाउंटिंग का टर्म है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अपने लोग एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है? अभी ओपनिंग बैलेंस जिस तरह से बैठा है उस तरह से क्लोजिंग बैलेंस बैठता है। कौन सा बैलेंस? तो एसेट साइड डेबिट बैलेंस में था, अभी उसका क्लोजिंग बैलेंस किस साइड होगा? क्रेडिट साइड में होगा सर। तो लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। क्लोजिंग एसेट्स, ये मेरा क्या था? ये मेरा ओपनिंग था ना सर। यहाँ क्या बैठेगा? एसेट्स का कौन सा बैलेंस बैठेगा? क्लोजिंग या ओपनिंग? क्लोजिंग। तो जितना भी एसेट्स यहां दिखा दें, क्या क्या एसेट्स है भाई साहब? स्टॉक है, डेटर है, पीटी कैश है, फर्नीचर है, अदर्स। क्या है सर? अदर्स। ये सब जोड़ देंगे, जोड़ के बाहर कर देंगे, या आप डायरेक्टली बाहर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू बैलेंस सीडी, यहां क्या बैठेगा? लायबिलिटी। क्या बैठेगा सर? यहाँ पे लायबिलिटी बैठेगा, आउटस्टैंडिंग वगैरह हो गया, कोई अदर लायबिलिटी है वो बैठा देंगे। ये मेरा क्या है? क्लोजिंग लायबिलिटी का कौन सा पार्ट है? क्लोजिंग वाला पार्ट है सर। अल्टीमेटली अपने लोग जोड़ देंगे सर। तो जोड़ के जो आएगा, ये क्रेडिट साइड को जोड़ के डेबिट साइड से अगर जो आता है उसको बोलते हैं टू प्रॉफिट, ब्रांच प्रॉफिट। ये मेरा ब्रांच प्रॉफिट निकल जाए, यही आपका आंसर। और अगर क्रेडिट साइड में होगा देन क्या बोलना है? लॉस। क्रेडिट साइड में हो गया क्या बोलना है? लॉस। और डेबिट साइड में हो गया तो क्या बोलना है? प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे और डेबिट साइड से लेस कर देंगे, ये मेरा प्रॉफिट होगा। और ये मेरा दो वर्किंग है, दो मेरा क्या है सर? वर्किंग है। अगर जरूरत पड़ेगा तो बनाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं बनाएंगे। क्लियर हो गया? 5 मिनट टाइम दीजिए और इसको पढ़िए। जो डेबिट साइड में है ना वो सारा ओपनिंग बैलेंस है सर। ये फॉर्मेट भी दिया हुआ आप लोग इसमें, ठीक है? मैंने डाल दिया है। इसमें एक एबनॉर्मल लॉस का भी कॉन्सेप्ट आता है। अगर एबनॉर्मल लॉस हो गए तो किस साइड करेंगे सर? बाई साइड में, ठीक है? ये लोड वगैरह क्या है ना, वो अपने लोग करेंगे। याद है ना कंसाइनमेंट में लोडिंग अनलोडिंग करते थे अपने लोग, वो यहां पर भी रहेगा, ठीक है? वो करेंगे अपने लोग। ये वाला जो है ये आपका विदाउट लोडिंग है, लोडिंग अनलोडिंग का फॉर्मेट है। मैंने फॉर्मेट दे दिया, देखिएगा। मैंने आपको एक पीडीएफ दिया ग्रुप में, उसको देख लीजिएगा सर।
ये ब्रांच अकाउंट का है, फिर ब्रांच पीडी कैसे एसेट्स है, ठीक है। ये ब्रांच कैश अकाउंट क्या है, ये अपने लोग करेंगे। फाइनल अकाउंट मेथड का भी फॉर्मेट दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं ये वाला। ये क्वेश्चन बनाएंगे सर, एक बार मोबाइल में आप लोगों को दिए, एक बार ओपन करिए। इजी क्वेश्चन है, इसको बनाना है। फॉर्मेट फॉर्मेट ड्रॉ करिए। अच्छा, ये इनवॉइस प्राइस मेथड है, तो इसका लोडिंग अनलोडिंग है सर, क्या बताइए। इसका लोडिंग अनलोडिंग का खेला क्या है, चीज समझिए। ये यहां तक तो समझ में आ गया ना सर। अब ये लोडिंग अनलोडिंग का खेला क्या होता है सर, गुड्स क्या सेंड करता है, वो इनवॉइस प्राइस में सेंड करता है। कौन सा प्राइस में सेंड करता है, इनवॉइस प्राइस में सेंड करता है। अब जब आप इस चीज को देखो, ये ऊपर में हो, देखो यहां पे जब गुड्स को अपने लोग भेजते हैं ब्रांच में, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स एट ब्रांच डिपार्टमेंट। जब गुड्स सेल होता है कौन सा प्राइस में, सेलिंग प्राइस में। कौन सा प्राइस में, तो मेथड क्या है, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड। और जब गुड सेल कौन सा प्राइस में होता है, होलसेल में। कौन सा प्राइस में, तो मेथड कौन सा है, होलसेल, जो कि अपने लोग बाद में करेंगे। सिंथेटिक मेथड में देखो इनवॉइस प्राइस का फॉर्मेट कर दिया। अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो किस साइड दिखाएंगे, बाई साइड में। नो एंट्री फॉर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस को कोई एंट्री अपने लोग नहीं करते। अगर आपको पता है लोडिंग का कॉन्सेप्ट रहा, तो लोडिंग का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये जो मेरा गुड्स सेंट वगैरह जो भी दिखा रहे हैं, ये कौन सा प्राइस में जाएगा, ये इनवॉइस प्राइस में जाएगा। कौन सा प्राइस में जाएगा, इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, लोड दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मतलब अभी वो लोग क्या करेगा, अभी उन लोग क्या करेगा, जो स्टॉक है ना, वो कौन सा प्राइस में दिखाना चाहिए आपको, कॉस्ट प्राइस में दिखाना चाहिए। कौन सा प्राइस में दिखाना चाहिए, बट स्टॉक आपको दिखेगा वहां इनवॉइस प्राइस में। कौन सा प्राइस में, कौन सा प्राइस में, और इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है सेल प्राइस। कौन सा प्राइस होता है, सेल प्राइस इक्वल टू क्या होती है, कॉस्ट प्लस लोड, कॉस्ट प्लस लोड, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस। इनवॉइस प्राइस का भी मतलब होता है कॉस्ट प्लस लोड। क्या बोलते हैं, ये लोड दरअसल और कुछ नहीं है, प्रॉफिट है। क्या है बताइए, प्रॉफिट है। तो दो तरीका है सर, मेरा कॉस्टिंग जो है ना, वो मेरा कॉस्ट 100 रुपया है। कितना रुपया, इसका प्रॉफिट 20 रुपया है। कितना रुपया, कितना रुपया बताओ, टोटल कितना हो गया 120। ये 120 को बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। कौन सा प्राइस बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। क्लियर है। अब मेरे को बताइए, डेबिट साइड में जो अपने लोग लिखे थे टू बैलेंस बीडी, क्या लिखे थे, स्टॉक लिखे थे ना। यहां स्टॉक में कितना लिखना चाहिए, 100 रुपया, लेकिन हम 100 की जगह 120 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इनवॉइस प्राइस में हम 120 रुपया दिखाएंगे। और इसी का क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक रिजर्व बोलकर, क्या बोल के बताइए, स्टॉक रिजर्व बोलकर, ये जो लोड है, इसमें लोड कितना रुपया है, 20 रुपया ना सर। ये 20 रुपया यहां पे कैंसिल कर देंगे। तो अल्टीमेटली मेरा स्टॉक किस में हुआ, 100 में हुआ। ऐसे करके दिखाना अपने। तो जहां जहां स्टॉक पहले कॉस्ट प्राइस पे दिखाते थे, अभी कौन सा प्राइस पे दिखाएंगे, इनवॉइस प्राइस। और सिंस इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या है, कॉस्ट प्लस लोड, मतलब लोड उसमें क्या है सर, इंक्लूड है ना। और उसी लोड का जो अमाउंट है उसको क्या करेंगे, अपोजिट साइड में दिखा देंगे। कौन सा साइड में दिखा देंगे, अपोजिट साइड में दिखा देंगे। ऐसा करने का मतलब क्या है, क्या रीजन है, ये लोडिंग अनलोडिंग क्यों आता है भाई साहब, मतलब क्या है, मेरा तो बुक्स तो सेम ही रहता। अब 120 यहां दिखाओ, फिर 20 रुपया कैंसिल करो, अल्टीमेटली कितना बचा, 100 बचा ना सर। आप बेटा 100 दिखाओ ना, ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हो आप, सर रीजन है। क्या रीजन, अगर हम कॉस्ट प्राइस में अगर हम गुड्स को शो करेंगे, यहां भी कॉस्ट, यहां भी कॉस्ट, यहां भी कॉस्ट, और ये जो मेरा कौन सा प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। कौन सा प्राइस है, सेलिंग प्राइस। तो अल्टीमेटली ब्रांच का प्रॉफिट निकल जाएगा,
ये तो मेंटेन हम कर रहे हैं, हमको पता है, लेकिन जो मेरा ब्रांच का मैनेजर है उसको अगर मेरा गुड्स का कॉस्टिंग पता चल गया तो उसको क्या पता चल जाएगा कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको पता चल जाएगा। हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको पता चल जाएगा, और उसको पता चल जाएगा भाई साहब उसको दे रहे हैं हम 1 लाख 2 लाख रुपया महीना, लेकिन उससे हम कमा रहे हैं करोड़ रुपया। कितना रुपया? तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, दिल में एक मलाल होगा कि भाई साहब अगला करोड़ रुपया कमा रहा है और मेरे को सिर्फ 2 लाख रुपए दे रहे हैं, जबकि 2 लाख रुपए के लिए वो पागल था। लेकिन जब 2 लाख रुपए अचीव कर लिया तो उसको वो भी कम लगने लगेगा। क्यों कम करने लगेगा बताइए? क्योंकि उसको पता चल गया कि अगला कितना कमा रहा है। यही इश्यूज होता ना। तो अगर हम गुड्स कितना सेंड कर रहे हैं हम उसको इनवॉइस प्राइस में ही भेजें। कितना में भेजें? मतलब जो प्रिंटेड प्राइस है हम बोला भैया आई प्रिंटेड प्राइस में तुमको बेचना है, या प्रिंटेड प्राइस से तुम एक काम करो 10% डिस्काउंट दे सकते हो। कितना परसेंट डिस्काउंट दे सकते हो? लेकिन उससे नीचे में गुड्स को बेचना, कितना में बेचना है नहीं बेचना वो हम डिसाइड करेंगे। कॉस्ट कितना है नहीं है वो मेरे को पता है, तुमको जानने का जरूरत, तुमको जानने का जरूरत। तो जो मेरा ब्रांच मैनेजर है क्या उसको कभी भी पता चल पाएगा कि हम कितना लाभ कमा रहे, कितना प्रॉफिट कमा रहे? जब पता नहीं चल पाएगा कि कंपनी उस ब्रांच से कितना रुपया कमा रहा है तो ब्रांच का मैनेजर को जितना भी सैलरी दे रहे उसमें काम करेगा कि नहीं करेगा? कभी भी दिल में उसका चोरी पैमाने का ख्याल आएगा? उसको पता ही नहीं है हम कितना कमा रहे हैं। इसीलिए इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट लाएगा। 200 रुपए का कॉस्टिंग है, 100 रुपए का प्रॉफिट है, 300 रुपए का सेल है, हमको बेचना 280 रुपया में। हम क्या करेंगे, हम 300 रुपया में उसको रेट भेजें। बोले बाबू इसका दाम 300 रुपया है, तुमको 300 रुपया में बेचना है, लेकिन मैक्सिमम तुम उसमें डिस्काउंट 10% दे सकते हो। कितना में दे सकते हो? अब तुम 300 रुपए से ज्यादा में बेच दिए तो तुमको और कमीशन देंगे, लेकिन मैक्सिमम रेट, मिनिमम रेट इसका 280 रुपया है। अगर हम ऐसे करके बोलेंगे तो अगला को कभी भी पता चला कि हम 80 रुपया 100 रुपया प्रॉफिट कमा के, लेकिन हम बोलेंगे देख इसका दाम 100 रुपये 200 रुपया है, तेरे को 280 में बेचना है, तो तुरंत क्या काउंट कर लेगा? क्या काउंट करेगा? तुरंत 80 रुपया बेटा मेरा काउंट कर लेगा। तो कभी भी किसी को अपना कॉस्टिंग बताने का है, बिजनेस का पहला धंधा का नियम है, कभी भी कॉस्टिंग में कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा। वो मेरा है और मेरा जो भरोसामंद लोग है उन लोग को पता है, सबको बताने की जरूरत नहीं। चीज क्लियर हुआ? इसी लॉजिक के लिए इनवॉइस प्राइस लाया। तो अब अगर इनवॉइस प्राइस का सम रहेगा तो कहां कहां चेंज हो जाएगा पता है आपको? ये इनवॉइस प्राइस स्टॉक अब कौन सा प्राइस में दिखाएंगे, और यहां पे क्या आ जाएगा? बाय स्टॉक रिजर्व। क्या लिखते हैं? और ये स्टॉक रिजर्व बेसिकली क्या है बताइए? ये क्या है? ये लोड है। किसका लोड? ऑन ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक? ये ओपनिंग स्टॉक का लोड है सर। ओपनिंग स्टॉक का लोड यहां पे आ जाएगा। चीज समझ रहे हैं? गुड्स सेंड टू ब्रांच ये भी कौन सा प्राइस में दिखाएंगे? इनवॉइस प्राइस में। इसका लोड किस साइड आएगा बताओ? इसका लोड किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। बाय साइड में क्या लिखेंगे? गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये क्या आ गया? लोड आ गया, ये यहां बैठाएंगे। समझ रहे हैं? ये गुड्स रिटर्न था, रिटर्न रिटर्न, ये बाई साइड में दिखाएं। इसका लोड किस साइड में आ जाएगा? टू साइड में आ जाएगा सर। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोड ऑन रिटर्न, लोड ऑन रिटर्न। ये लोड किसका है सर? रिटर्न का। अगर लॉस होता है, लॉस, लॉस दो तरह का लॉस है, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस किस साइड में जाएगा? बाई साइड में। किस साइड में जाएगा? बाई साइड। और नॉर्मल लॉस किस साइड में आएगा? कहीं नहीं आएगा। अब एबनॉर्मल लॉस भी दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे? बाई साइड में। क्या लिखेंगे? इनवॉइस प्राइस में। कौन सा प्राइस में? और इसका लोड किस साइड दिखाएंगे? डेबिट साइड में दिखाएंगे। समझ में आता है? लोड ऑलवेज अपोजिट साइड दिखाना होगा।
अच्छा क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ये भी कौन सा प्राइस में दिखाएंगे? इनवॉइस प्राइस। इसका लोड किस साइड आएगा? किस साइड आएगा सर? टू स्टॉक रिजर्व। लोड, लोड किसके ऊपर में? क्लोजिंग के ऊपर में सर। चीज समझ रहे हैं? यही लोडिंग अनलोडिंग का खेल है। आप देखो ये ऑलरेडी गिवन है सर फॉर्मेट में पूरा, ठीक है? एक बार फॉर्मेट को स्टडी कर लीजिएगा। चलिए क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। लाइन ड्रॉ करिए। इसमें एक डेटा अकाउंट बनाना होगा सर। क्या बनाना होगा? अरे ठीक है, रबर है क्या? छोड़ दिए सर। है एक डेटा अकाउंट सर। क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 सर। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस ठीक है सर। इन द बुक्स ऑफ क्या है? फन्ना क्लोथ मिल्स ओपेंड अ ब्रांच एट मुंबई। ओपेंड अ ब्रांच एट मुंबई। मुंबई में ब्रांच है सर। तो इन द बुक्स ऑफ क्या हो जाएगा? एचओ का नाम सर? फन्ना क्लोथ मिल्स। फन्ना क्लोथ मिल्स। ब्रांच कहां पे है? मुंबई में। तो मुंबई ब्रांच अकाउंट, और यहां पर वर्किंग में क्या बनाएंगे? डेटर ब्रांच डेटा। क्लियर है सर? हो गया सर। चलिए, फन्ना क्लोथ मिल्स ओपेंड अ ब्रांच एट मुंबई ऑन 1 अप्रैल 2011। अभी ओपेंड अ ब्रांच लिखा, क्या लिखा मेरे को बताइए? ओपेंड अ ब्रांच का मतलब क्या हुआ? न्यू ब्रांच है क्या? इसका ओपनिंग बैलेंस मिलेगा आपको? इसका मतलब क्या हो गया? इसका ओपनिंग बैलेंस होगा क्या? नो ओपनिंग बैलेंस। कोई भी मेरा ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? न्यू ब्रांच। अब यहां क्या बोला? गुड्स आर इनवॉइस, क्या लिखा हुआ है? गुड्स आर इनवॉइस एट द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच इज 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्या बोला? 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है?
इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है? 125% है, मतलब इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 125 है सर। तो कॉस्ट कितना है? कॉस्ट 100। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट मतलब लोड, प्रॉफिट मतलब, तो लोड कितना हो गया? 25 हो गया ना सर। लोड कितना हो गया? अब अगर लोड ऑन कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है? अगर लोड ऑन कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है? तो लोड ऑन कॉस्ट ऊपर में क्या लोड बैठेगा और नीचे में कॉस्ट क्या रहेगा? 100। लेकिन आपको अगर लोड ऑन इनवॉइस प्राइस निकालना है, क्या निकालना है? तो आप चार्ज क्या करोगे? ऊपर में 25 और नीचे में क्या लिखोगे? 125। तो जहां वैल्यू वैल्यू अगर कॉस्ट प्राइस है, आपको लोड निकालना है, तो आप चार्ज क्या करोगे? 25/100। और जहां पर वैल्यू आपको इनवॉइस प्राइस गिवन है, क्या गिवन है? इनवॉइस प्राइस, और आपको लोड निकालना है, क्या निकालना है? लोड निकालना है, तो वहां पर चार्ज क्या करोगे? 25/125। चीज क्लियर है? अब आपको अमाउंट देखना है कि, और ये सिर्फ किस में होगा? स्टॉक में होगा। जहां स्टॉक कॉस्ट प्राइस में, वहां पर परसेंटेज क्या मल्टीप्लाई करोगे? 25/100। और जहां पर इनवॉइस प्राइस लिखा हुआ रहेगा अमाउंट में, इसका मतलब उसमें आपका लोड का प्राइस इंक्लूड है, तो वहां पे चार्ज क्या करोगे? 25/125। चीज क्लियर है? चलिए सर, तो ये वाली सम को बनाते हैं अपने। सबसे पहले क्या है सर? गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। कौन सा प्राइस है? एट कॉस्ट। किस साइड में आएगा ये? डेबिट साइड में आएगा। तो डेबिट साइड में सर गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखिए। ओपनिंग बैलेंस तो नहीं होगा सर? बट ये कॉस्ट प्राइस है, अपने लोग को कौन सा प्राइस में दिखाना है? तो इनवॉइस प्राइस का मतलब इसमें लोड को क्या करना होगा? ऐड करना होगा ना सर। तो 42,12,000 कितना है? 600 रुपया। इसको अपन लोड कितना ऐड करेंगे? इनटू अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 125/100। नहीं समझे सर? कॉस्ट 100 है, इनवॉइस कितना है? 125 है ना सर। इसको पर डायरेक्टली 125/100 करें, कितना आ रहा? 5,265,750। सही है? सही ना सर? अब ये इनवॉइस प्राइस है, इसका लोड कहां जाएगा? लोड लोड बाई साइड में जाएगा, क्या बोलकर? गुड्स सेंट टू ब्रांच। सेम गुड्स सेंट टू ब्रांच ही बोलेंगे। लेकिन क्या है ऐसा? लोड है, क्या है? लोड है। अब लोड कैसे निकालेंगे? दो तरीका है। अगर 42,12,600 हुआ तो इसको अपन लोड क्या होगा? 25/100। 25/100। और अगर 52 लाख के ऊपर निकालेंगे तो लोड का अमाउंट क्या होगा? 25/125। नहीं समझ में आया सर? ये कॉस्ट था, तो लोड क्या किए? टोटल आपको इनवॉइस निकालना, तो 125/100 किए। लोड 25 है, तो इस अमाउंट को अगर पकड़ोगे तो 25/100 होगा, बिकॉज लोड ऑन कॉस्ट है ये। और अगर इस अमाउंट को पकड़ोगे तो ये इनवॉइस प्राइस है, राइट? तो फिर आपको लोड क्या लेना होगा? ऑन इनवॉइस प्राइस पे, मतलब 25/125 होगा। इसमें गलती नहीं करना। समझ गए? तो अपने लोग 42,12,600 था, इसी पे करेंगे तो क्या होगा बताइए? मल्टीप्लाई विथ 25 डिवाइड बाई क्या होगा? 125 100 हो। कितना आ रहा है बताओ? दोनों का डिफरेंस आएगा 52,65 से 42,12 का डिफरेंस आएगा। 1053,150। ठीक है सर? 1,05,000 10। हाँ हाँ सेम। 25/125 हो। सर हो गया लोड निकालने का प्रॉब्लम? कोई दिक्कत जी? कर लेंगे ना? आगे बढ़े। सेल्स। अब बताइए सेल्स, सेल्स का क्या मामला है? कैश क्रेडिट। कैश या क्रेडिट लेते हैं क्या अपने लोग?
क्रेडिट से लेते हैं क्या? क्रेडिट से नहीं लेते सर, कैश लेते हैं। और क्या लेते हैं? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर लेते हैं। क्या लेते हैं सर? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर लेते हैं, राइट। चलो इसको करें। तो बाई साइड में सर बाई बैंक, और यहां बाई बैंक में क्या आएगा? कैश सेल्स आएगा। और क्या आएगा सर? कैश कलेक्शन। कैश सेल्स निकालो कितना रुपया? 18,76,050 रुपया। और कैश कलेक्टेड देखो नीचे में गिवन है 23,55,000 रुपया। समझ रहे सर? क्लियर है सर? रिटर्न फ्रॉम डेटर है, डेटर रिटर्न किया, ये यहां आएगा क्या? ये डेटर्स में जाएगा। तो डेटर्स का अपने लोग अकाउंट बनाएंगे बाद में। स्पॉइल्ड क्लोथ इन बिल्स रिटेन ऑफ एट इनवॉइस प्राइस। स्पॉइल्ड क्लोथ बिल्स, बिल्स मतलब वो जो आपका रोला आता है, रोला। रिटेन ऑफ एट इनवॉइस प्राइस। अब देखो, अब ये इसको आप एज्यूम कर सकते हो, क्या एज्यूम करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप इसको अगर एबनॉर्मल लॉस एज्यूम्ड किए तो ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नॉर्मल लॉस एज्यूम्ड किए तो ये नहीं आएगा। भैया बिजनेस है, क्लोथ का बिजनेस है, इसमें तो नॉर्मल लॉस नहीं होता है। और ये तो बेच रहा है ना सर, रिटेल तो नहीं है इसका, तो बिल्स खराब हो गए तो कौन सा लॉस मानेंगे? एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस मानेंगे तो किस साइड में आएगा? तो बाय एबनॉर्मल लॉस। समझ रहे हैं सर? और कौन सा प्राइस में? इनवॉइस प्राइस में कितना दिखा देंगे? 7,500। इसका लोड किस साइड आएगा सर? लोड किस साइड आएगा सर? लोड लोड और लोड कितना निकालेंगे बताओ? 7,500 है, कितना करेंगे मल्टीप्लाई? समझ में आया सर? 25 पे 125 क्यों हो रहा है? कितना आ गया सर? 1,500 आ गया ना? ये हो गया, कोई प्रॉब्लम? आगे क्या है फिर? चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, ये सारा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना सर? तो ये चेक सेंड ये किस साइड में जाएगा भाई? टू साइड ना सर, टू बैंक अकाउंट चेक सेंड या फिर रिइंबर्समेंट, जो भी बोले। अब एक एक खर्चा बैठा दीजिए, क्या क्या खर्चा है? रेंट है सर, सैलरीज है सर, और क्या है सर? अदर एक्सपेंसेस क्या है सर? रेंट है 1,08,000, सैलरी 2,70,000, 1,08,000, 2,70,000, 52,500। 52,500 भाई। ठीक हो गया, ये डेटर अकाउंट बनाए। अब बताइए क्या है, और कुछ गिवन है क्या? लेकिन और कुछ होना क्या चाहिए सर? ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है, लेकिन क्लोजिंग तो होगा। क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस गिवन है क्या? है क्या? तो मतलब आपको क्या निकालना है? क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है? समझ में आ रहा है? और क्लोजिंग बैलेंस किसका किसका होना चाहिए? स्टॉक का होना चाहिए, और और किसका? डेटर का होना चाहिए। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस होगा, और किसका बैलेंस होगा? डेटर का बैलेंस होगा ना सर। क्लियर है? तो आइए सर, तो इसको अपने लोग पहले डेटर अकाउंट बनाते हैं। तो डेटर अकाउंट का बताइए क्या क्या आएगा? बैलेंस बीडी कुछ था क्या? ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं है सर। यहाँ पे क्या बैठेगा? सेल्स बैठेगा ना सर। कौन सा सेल्स? क्रेडिट सेल्स बैठा है यहाँ पे।
कितना रुपए क्रेडिट सेल था, देखिए 26,61,450, 26,61,450, ठीक है। उसके बाद बाई साइड में क्या आएगा सर, डेटर से पैसा कलेक्ट हुआ, कैश कलेक्टेड, डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न, ये सब आएगा सर। कैश कलेक्टेड बाय डिस्काउंट अलाउड और बाय, और क्या है, बाय रिटर्न, सेल्स रिटर्न। कैश कलेक्टेड कितना है, 23,55,000, 23,55,000। डिस्काउंट लॉट कितना है सर, 23,550। फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न कितना है सर, 15,000। सेल्स रिटर्न 15,000 हो गए सर। और क्या है फिर, स्पॉइल क्लोथ हो गए 7,500, ये सब बैठा दिए, और तो कुछ नहीं आएगा। ये जोड़ देंगे, जोड़ के क्या निकल जाएगा सर, बाय बैलेंस सीडी, यही आपको निकालना है। बैलेंसिंग फिगर यहां पर बैठाइए, कितना आ रहा लेस करके निकालिए। कितना, 2,67,900 सर, यही है ना। अब ये कहां पे बैठेगा, ये बैठेगा ऊपर में सर, बाय बैलेंस सीडी। और सीडी में क्या क्या ऐसा, दो आइटम रहेगा, एक रहेगा स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस जो आपको वर्किंग में निकालना है, और एक रहेगा डेटर, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1, तो दिस इज नोट नंबर 1। और स्टॉक कहां निकालना है, वर्किंग नोट नंबर 2। तो डेटर कितना है, 2,67,900। समझ गए सर। $2,67,900 ये मेरा निकल गया। अब आओ नोट नंबर 2 पे। नोट नंबर 2 में आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है सर। क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है सर। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या है सर, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था, नया कंपनी था नया, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी है क्या, 0, प्लस इसमें ऐड क्या होगा, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, क्या ऐड होगा सर, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से जितना गुड्स रिसीव किए उसको लिखेंगे, और ये सब कौन सा प्राइस में लिखना है, सब इनवॉइस प्राइस में। कौन सा प्राइस में लिखना है, सब इनवॉइस में। तो हेड ऑफिस से गुड्स कितना रिसीव किए थे आप, 42 लाख, कितना वो टोटल इनवॉइस में बताओ कितना था, 52,65,750, ये था ना सर। इससे माइनस कौन सा हो जाता, अगर रिटर्न बोलता, कौन सा रिटर्न, ब्रांच जो रिटर्न करता हेड ऑफिस को वो रहता तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। भाई जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो यहां कितना बढ़ जाएगा, 52,65,750। नहीं समझ में रहे हैं सर, हम स्टॉक को काउंट कर रहे हैं, स्टॉक जितना आया ऐड और जितना गया लेस। ओपनिंग स्टॉक रहता, उसके साथ जितना हेड ऑफिस मेरा स्टॉक दिया उसको ऐड कर देते हैं। अगर ब्रांच रिटर्न करता हेड ऑफिस को, उसको क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। और ब्रांच क्या किया सर, यहां लेस में लिखो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, इसको याद रखना ये वाला पॉइंट को। ये तो है क्या, नहीं है। और क्या है सर, गुड्स सोल्ड,
गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच, ब्रांच जो गुड्स बेच दिए वो क्या होगा, लेस होगा ना सर। अब ब्रांच जो गुड्स सोल्ड किया वो कौन सा प्राइस में है ये तो बताया नहीं है, यहां लिखेंगे एज्यूम्ड इनवॉइस प्राइस। कौन सा प्राइस, आपने लोग कौन सा प्राइस मान रहे हैं, इनवॉइस प्राइस, समझ रहे हैं। और इसमें सेल में कौन सा सेल आता है, दोनों सेल आता है, कैश सेल्स भी आएगा और क्रेडिट सेल्स भी आएगा। तो कैश सेल चेक करिए कितना था, 18,76,050 रुपया, राइट। टोटल सेल्स वहां दिया हुआ था ना 18,76,050, और कौन सा सेल आएगा सर, क्रेडिट सेल, दोनों जोड़ दीजिए। क्रेडिट सेल कितना है, 26,61,450, 26,61,450, टोटल जोड़ के बाहर करिए। टोटल सेल वहां पर जाएगा सर, टोटल सेल दे दिया 45,37,550, 45,37,550, ठीक है सर। ये जो बैलेंस है यही बैलेंस क्या होगा, अच्छा स्टॉक भी तो गया ना सर, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस भी गया, तो एबनॉर्मल लॉस से भी मेरा स्टॉक क्या होता है सर, कम होता है ना। तो इनवॉइस प्राइस ये भी लेस कर देंगे 7,500, नहीं समझे। आपको स्टॉक समझना है, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस निकालना, वो कैसे निकालेंगे, जितना स्टॉक था जितने मेरे पास आया ऐड, जितने मेरे पास से गया क्या हो जाएगा, लेस। ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ऐड, गुड्स रिटर्न टू एचओ लेस, abnormal loss at invoice price less, goods sold by the branch less, समझ रहे हैं। कितना हो रहा है, 7,20,750, यही मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। बट ये भी कौन सा प्राइस पे है, इनवॉइस प्राइस, क्लियर हो गया। तो आप यहां कितना दिखा दोगे, 7,20,750। अब इसके ऊपर में क्या निकलेगा, ये इनवॉइस प्राइस पे है सर, क्या निकलेगा, लोड, लोड, लोड किस साइड होगा, टू साइड में, टू स्टॉक रिजर्व, लोड निकालिए और कितना निकल जाएगा, 7,20,750 के ऊपर कितना मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 25 डिवाइड बाई 125 करो। वन लाख हो गया ना सर, क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे, जोड़ के प्रॉफिट निकल जाएगा। आ जाएगा सर आंसर आप, क्लियर है सर। जोड़ लिया घर पे, जोड़ लीजिएगा सर, यही है ब्रांच अकाउंटिंग। कितना, ठीक है भाई, 438 450 जोड़ लीजिएगा सर, यही ब्रांच अकाउंटिंग है सर। इसी तरह का सम रहेगा, आपको बनाना है, एग्जाम में आपका इजी सम देता है सर। होमवर्क पे सर लिखिए,
क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये आप लोग को भेज दिया मैंने पीडीएफ, उसको बनाइए प्लीज। नेक्स्ट क्लास में आइए, फिर ब्रांच को और भी अपने लोग सम करेंगे, तो ये वाला मेथड हो जाएगा।